Assalamu alaikum, welcome back friends. Today we are going to talk about the mitochondria. As you are all aware of the fact, our body has got the trillions of cells, and to carry out the metabolism of cells we do need energy. So where is energy produced? So we do need to have some organelle where energy is produced. So वो organelle कौन है जहाँ पे energy produce होती है? That's actually the mitochondria. So mitochondria is actually the seat of aerobic respiration and oxidative phosphorylation. कि ये वो जगह है mitochondria जहाँ पे aerobic respiration होती है, यानी oxidation of food होती है, एनर्जी हासिल, एनर्जी प्रोडक्शन हो जाती है in presence of oxygen. That's called aerobic respiration and oxidative phosphorylation. यानी कि ATP बनता है. Oxidative phosphorylation क्या हुआ बेटा? That means the production of ATP by oxidation and reduction processes. ATP का बनना. Phosphorylation means simply कि addition of phosphate. तो देखते हैं बेटा कि it's the most busy and active organelle. क्यों सबसे ज़्यादा बिजी है, क्यों सबसे ज़्यादा एक्टिव है? होना ही चाहिए क्योंकि एनर्जी, कांस्टेंट एनर्जी हमें चाहिए, कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी, अनइंटरप्टेड एनर्जी हमें चाहिए बॉडी के अंदर. तो उसके लिए हमारे पास सबसे एक्टिव ऑर्गेनेल होना चाहिए. तो इसीलिए दिस द मोस्ट बिजी एंड द एक्टिव ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द बॉडी, इन द सेल. सो दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन केस ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की बात करते हैं, सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर न्यूक्लियस. हाउएवर इट इज दिस थर्ड लार्जेस्ट इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, क्योंकि उससे पहले सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद तीसरा बड़ा होता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया. और कभी कभी एग्जाम में एंट्रेंस में पूछा जाता है नीट के अंदर कि ग्रीन सेल्स में इसकी पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ग्रीन सेल्स. तो ग्रीन सेल्स क्या है बेटा? इस प्लांट सेल्स को ही हम ग्रीन सेल्स कहते हैं. तो क्या है बेटा कि इट्स थर्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन केस ऑफ ग्रीन सेल्स, इन केस ऑफ प्लांट सेल्स. ग्रीन सेल्स मीन्स इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट. ओके, सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज, इसके नाम है क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये पहला आप सब जानते हो कि इट्स कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ओवर है. इसके बहुत सारे और भी नाम हैं, जैसे सार्कोजोम, फिला, बायोब्लास्ट, एटीपी मिल्स, पावर मिल्स, स्टोरेज बैटरीज, प्लास्टोकॉन्ड्रियन, पैराबैसल बॉडीज, प्लास्टोजोम, ओमिक्यूल्स, chondromites, eosinophils, granules, and these are the different names given to this mitochondria. क्योंकि कभी आपको पूछा जाएगा इन नेम्स के और एंट्रेंस के अंदर कि ये कौन सी बॉडी है, तो आप उस वक्त कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने बहुत सारी बुक्स से ये निकाल के जमा किए सारी नाम, ताकि आपके एग्जाम में आपको बिल्कुल आसानी हो जाए. कोई भी नाम दिया गया हो तो आप फट के आंसर बता सकते हैं. तो एक और यहाँ पे एक टर्म है कॉन्ड्रियोम. कॉन्ड्रियोम इज एक्चुअली ए general term for all the mitochondria of a cell. Chondriome. Okay, this is about the introduction of this mitochondria. mitochondria का introduction. Okay, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ RDNOSSSMB, right? I don't shoot a sir वगैरह वगैरह समथिंग. सो व्हाट इज दिस? आई मीन्स हमें इंट्रोडक्शन पहले करना है, वो अभी जो हम कर रहे हैं. उसके बाद हम डिस्कवरी की बात करेंगे, उसके बाद हम नंबर की बात करें, उसके बाद हम ऑक्यूरेंस की बात करें. सॉरी, यहाँ पे आप ऐसे लिखो, ऑक्यूरेंस की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे नंबर की, फिर साइज की, शेप की, स्ट्रक्चर की, फंक्शन की और बायोजेनेसिस की. सो हमने इनको इन सारे जो है टाइटल्स को हमने अलग अलग स्टडी करना है. जैसे हम अभी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके बाद हम डिस्कवरी पर आएंगे. तो इंट्रोडक्शन में भी लास्ट पॉइंट यहाँ पे बताता हूँ आपको, यहाँ लास्ट के और भी कुछ पॉइंट्स है. सेमी ऑटोनोमस, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इट इज सेमी ऑटोनोमस. ये सेमी ऑटोनोमस क्या है, इसको समझना पड़ेगा. ऑटोनॉमी यानी खुद मुख्तारी, यानी जो किसी और पर डिपेंडेंट ना हो. सेमी ऑटोनॉमी मीन्स कि हाफ डिपेंडेंट ऑन अदर्स. जैसे आप कभी जो है कोई चीज़ आप खुद खरीद सकते हो, तो कुछ चीज़ों के लिए आपको पैसे कम पड़ते हैं तो आप घर वालों से लेते हो, तो आप उस वक्त हाफ डिपेंडेंट हो जाते हैं घर वालों पर. वैसे आप फुली डिपेंडेंट हो घर वालों पर ही. तो जिस वक्त आप हाफ डिपेंडेंट हो जाओगे दैट मीन सेमी ऑटोनोमस, यानी
हाफ आप खुद कर सकते हो, हाफ आप किसी और पर डिपेंडेंट हो। इसी तरह इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होता है बेटा, चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अबाउट 30 प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रिया खुद बना पाता है, यानी खुद बनाता है, क्योंकि जब माइटोकॉन्ड्रिया को रेप्लिकेट करना है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बनाना है, उसके लिए इसको बहुत सारे प्रोटीन चाहिए। 30 प्रोटीन्स भी खुद बनाता है, रेस्ट ये डिपेंड होता है न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस से इसको मिलते हैं, यहाँ साइटोप्लाज्म से मिलते हैं। इसी तरह कुछ एंजाइम्स यहाँ पे खुद होते हैं, इसके अपने होते हैं, और कुछ के लिए डिपेंड होता है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड अदर मॉलिक्यूल्स देयर। इसी तरह बेटा इसके पास अपनी ऑर्गेनेली होती है, ये खुद बना सकता है कि टीआरएनए बनाता है, ये एमआरएनए खुद बनाता है, ये आरआरएनए खुद बनाता है। तो कुछ चीज़ें खुद बना सकते हैं कि अगर इसको रेप्लिकेट करना है, बायोजेनेसिस करनी है, इसको दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बनाना है, उसके लिए कुछ चीज़ें इसके पास अवेलेबल है, कुछ चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है ऑन न्यूक्लियस, ऑन साइटोप्लाज्म, अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। इसलिए इसको हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस की पूरी, ये जो फुली ऑटोनॉमस नहीं है, जैसे न्यूक्लियस फुली ऑटोनॉमस होता है, ये वैसे फुली ऑटोनॉमस नहीं होता है, सेमी ऑटोनॉमस होता है, ये डिपेंडेंट होता है बाकियों पर भी एंजाइम्स के एतबार से। यहाँ बात करेंगे जो प्रोटीन्स, तो बाकी ताकि ये बायोजेनेसिस करे, रेप्लिकेशन करे। ओके, दिस इज सेमी ऑटोनॉमस। इसी तरह बेटा हम बात करते हैं, और एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ इंट्रोडक्शन में ही, कि 70%, क्योंकि इंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं कर रहा हूँ नीट के एतबार से, 70% ऑफ द एंजाइम्स ऑफ द सेल आर प्रेजेंट in mitochondria. 70% enzymes of the cell are present in mitochondria. About 60 enzymes are there. 60 enzymes कहाँ पे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं डिस्कवर की। 1880 में सबसे पहले कॉलिकर ने इसको डिस्कवर किया, ऑब्जर्व किया फ्लाइड मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स में। तो उसने इस कॉलकर ने इसका नाम क्या रखा? सार्कोजोम। उसके बाद 1882 में फ्लेमिंग ने इस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम फिला रखा। 1890 में अल्टमैन ने नाम रखा इसको बायोब्लास्ट। बायोब्लास्ट इसका नाम रखा, और उसने एक थ्योरी भी थी, बायोब्लास्ट थ्योरी और सिम्बायोटिक थ्योरी। इस बायोब्लास्ट और सिम्बायोटिक थ्योरी में इसने क्या बताया? अल्टमैन शिम्पर, इन्होंने बताया कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आया। इन्होंने कहा कि जब हम लीनेज पढ़ते हैं, एवोल्यूशनरी ट्री पढ़ते हैं, कि ये यानी ये किसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो इन्होंने ये कहा था कि एक यूकैरियोटिक सेल थी, उसने एनगल्फ किया एक प्रोकैरियोटिक सेल को। प्रोकैरियोटिक सेल को जब एनगल्फ किया, वो आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन फिर चेंज हो गया एज माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो 70S राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, वहाँ पे डीएनए सर्कुलर होता है, यहाँ भी होता है, बहुत सारी चीज़ें आपस में मिलती हैं। इसीलिए अल्टमैन और शिम्पर ने कहा बायोब्लास्ट थ्योरी और सिम्बायोटिक थ्योरी दी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी या सिम्बायोटिक थ्योरी क्या बताया कि हुआ क्या कि एक यूकैरियोटिक सेल ने इनगल्फ किया प्रोकैरियोटिक सेल को, और फिर उन्होंने एक रिलेशन आपस में कायम की, सिम्बायोटिक रिलेशन, यानी कि दोनों को फ़ायदा हो रहा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल थी उसको क्या मिल रहा था यूकैरियोटिक सेल से, उसको मिल रहे थे न्यूट्रिएंट्स, और जो यूकैरियोटिक सेल थी उसको क्या फ़ायदा हासिल हुआ, उसको एनर्जी मिल रही थी। कहाँ से? प्रोकैरियोटिक सेल से। फिर ये कहते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल ये आप फिर बाद में तब्दील हो गई माइटोकॉन्ड्रिया में, एवोल्यूशन। तो ये इनकी एक थ्योरी है। ओके, तो उसके बाद 1897 में सी बंडा इसने टर्म की कॉइन माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी पूछा जाता है कभी। ओके, और 1900 में माइकेल्स जो भी आप कहोगे, इसने इसको स्टेन किया, इस माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन किया बाय द स्टेन जेन्स ग्रीन। इसी जेन्स ग्रीन स्टेन में पूरा क्लियर इसका स्ट्रक्चर नजर आता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के अंडर। जेन्स ग्रीन स्टेन, कभी आपके इंटरेस्ट में पूछा जाता है कि किस स्टेन से आप अच्छे से देख पाओगे इस माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑब्जर्व कर पाओगे इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को, तो आप बता दीजिएगा जेन्स ग्रीन। ओके, तो इस माइचेल ने ये भी कहा
कि इन्होंने ये माइचेल ने ये भी कहा उस वक्त कि इट्स एक्चुअली द सीट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस, जो प्रोसेस होती है यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जब इसने इसको स्टैंड किया था जेम्स ग्रीन से। उसके बाद 1912 की बात करते हैं कि किन्सबरी ने कहा कि इट्स ए सीट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी जो एरोबिक रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन होता है इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। वो किसने बताया? किन्सबरी ने। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम उसके बाद बात करेंगे ऑक्यूरेंस की, कहाँ पे होता है, क्योंकि आई के बाद ओ, डी के बाद ओ है, तो हमारा ऑक्यूरेंस यहाँ पे बात करेंगे। ऑक्यूरेंस ये कहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया? इन एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, और कहाँ पे एब्सेंट होता है? एब्सेंट इन मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। तो यहाँ पे एब्सेंट होता है आरबीसी, और प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है बेटा, फिर वहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होती है? वहाँ पे जो क्रिबल साइकिल होता है, वहाँ पे जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो एंजाइम प्रेजेंट होने चाहिए किसके लिए? क्रिबल साइकिल करने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मेसोसोम्स के ऊपर, यानी इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहाँ पे होते हैं प्रेजेंट दीज एंजाइम्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी प्रोकैरियोट्स के अंदर। और मैमेलियन आरबीसीज के अंदर आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, थोड़ी एनर्जी चाहिए, उसके लिए ग्लाइकोलाइसिस आपके लिए काफ़ी हो जाता है, एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, फिर आगे जाके वो फिर काफ़ी हो जाता है इसके लिए। ओके, तो ये ऑक्यूरेंस की बात करिए। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, ये नंबर एन आता है, उसके बाद नंबर। तो जब नंबर की बात करते हैं तो नंबर वेरी करता है, नंबर ये वेरी करता है कि सबसे ज़्यादा नंबर इसका जो है उस सेल में होता है जहाँ पे एनर्जी जो सबसे ज़्यादा बिजी हो, बिजीएस्ट सेल के अंदर ज़्यादा एनर्जी चाहिए आपको। सिंथेसाइजिंग सेल जो कोई चीज़ बनाती होगी तो उसके अंदर आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो नंबर भी वेरी करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे किडनी सेल की, तो किडनी सेल की बात करते हैं बेटा लगभग 300 to 400 माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे होते हैं। इस तरह लिवर सेल की जब बात करते हैं तो लिवर सेल में लगभग 500 से 1000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ह्यूमन स्पर्म सेल की आप बात करते हैं 20 से 24 दीज माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और वो होते हैं स्पाइरली शेप्ड ऐसे होते हैं मिडल पीस में, मिडल पीस ऑफ स्पर्म पे प्रेजेंट होते हैं, विच फॉर्म्स मिडल पीस ऑफ द स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया। और उस माइटोकॉन्ड्रिया को उस वक्त वहाँ हम कहते हैं निबंकन, और ये निबंकन एंट्रेंस में पूछा जाता है कि मिडल पीस ऑफ जो स्पर्म सेल का है जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसको क्या कहते हैं, उस वहाँ पे उसको कहते हैं निबंकन बेटा। 20 से 24 माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह बेटा जेंट एमीबा की अगर आप बात करोगे, जेंट एमीबा केओस वहाँ पे लगभग 50,000 दीज माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और हाईएस्ट किस में होते हैं बेटा? सबसे ज़्यादा प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स, यहाँ पे 5 लाख होते हैं, 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जैसे ट्रिपैनोसोमा, इसी तरह कोलोरीला, इसमें एक होता है मोनोसीरियास, इसमें एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ है और ये दो एल्गी है, इसके अंदर एक दिस इज अबाउट द नंबर। तो जब हम शेप की बात करते हैं, शेप वेरी करती हैं, वेरीज फ्रॉम स्पायरल टू इलोंगेटेड, कभी कप शेपर्ड, कभी स्फेरिकल। ओके, शेप वेरीज। और साइज की जब बात करते हैं
तो 5 to 10 माइक्रोमीटर्स की एवरेज इसका साइज होता है, लेंथ इसकी, और 0.5 to अबाउट 0.1 ब्रेडथ होगी इसकी। और सबसे ये छोटा ये कहाँ पे होता है, ईस्ट में। ईस्ट में सबसे छोटा होता है 0.1 और 0.2 माइक्रोमीटर्स। और सबसे ज़्यादा बड़ा किस में होता है इसका साइज, ऊ साइड ऑफ एम्फीबिया, वहाँ पे लगभग 40 माइक्रोमीटर्स होता है इसका साइज। ओके, सो अब बेटा फिर हमें डिस्कस करना है, ये हमने यहाँ तक किया। उसके बाद है स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बायोजेनेसिस, ये हम वीडियो के दूसरे पार्ट में डिस्कस करते हैं।